हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी अच्छी जॉब को पाने के लिए आप अपना रिज्यूम किस तरीके से बनाएं, उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपके पीछे यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक स्क्रीन है। स्क्रीन पे मैं सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक बार लिख देता हूँ। यहाँ हम लिखते हैं हाउ टू मेक रिज्यूम बेटर। हम रिज्यूम बेटर किस तरीके से बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे चूज़ द राइट फॉर्मेट। आप जी हाँ, आपको सबसे पहली जो चीज़ होती है वो सबसे पहले आपको जो है वो रिज्यूम का फॉर्मेट सही तरीके से जो है वो हमें बनाना होता है। सबसे पहले जो रिज्यूम का जो सही फॉर्मेट है वो हमें सबसे पहली चीज़ होती है जो हमें बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए चूज़ द राइट फॉर्मेट। फॉर्मेट जो होना चाहिए वो बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल टाइप में होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल मतलब बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, यानी स्टेप 1 2 3। सबसे पहले जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही हैं, उसके बाद क्या आना है, उसके बाद क्या आना है, इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि भाई जो बिल्कुल वर्क एक्सपीरियंस है वो सबसे पहले आ गया हो, और जो भी मतलब हाँ कहने का मतलब ये है कि मतलब ये सारी चीज़ें हैं वो लाइन वाइज होना चाहिए, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो फॉर्मेट जो है सिलेक्शन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक रिज्यूम का एक अच्छा फॉर्मेट हो और उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें सारी डिटेल्स जो है वो लिख सकें। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। मैं पॉइंट वाइज आपके लिए सारी यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड पॉइंट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रॉपर आपके पास जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके रिज्यूम में मेंशन होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर उसमें होना चाहिए, उसके बाद आपका ईमेल आईडी आपका उस पर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एड्रेस है, जहाँ भी आप रहते हैं, करंट एड्रेस, वो आपके रिज्यूम में अवेलेबल होना चाहिए। मोबाइल नंबर ताकि आपको कनेक्ट किसी भी तरीके से आप कनेक्ट हो सके, ईमेल आईडी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, एड्रेस से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपके रिज्यूम में जो है वो होनी चाहिए। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, जिसमें हमने देखा कि आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें होना चाहिए। थर्ड पॉइंट अब हम देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपके पूरी जर्नी को समराइज कर सके, यानी आपने क्या किया है और आप करना क्या चाहते हैं, किसी भी कंपनी में आप किस तरीके का पोस्ट देख रहे हैं और आपको कोई कंपनी क्यों ले। तो इस तरीके का एक पूरा स्टेटमेंट जो है वो आपको लिखना रहता है, यानी आपकी पूरी कंप्लीट जर्नी को कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन करना। तो उसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं हम, या फिर समरी भी लिख सकते हैं, जो आपके पोटेंशियल को मेजर करके आप करना क्या चाहते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं वो पूरा आपको इसमें कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है वर्क एक्सपीरियंस का। चौथा पॉइंट जो है वो हमारे पास वो है वर्क एक्सपीरियंस का। फोर्थ पॉइंट पे आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना होता है। वर्क एक्सपीरियंस किस तरीके से लिखेंगे आप, कि आपकी कौन सी कंपनी में आपने काम किया हुआ है, आपका क्या डेजिग्नेशन रहा है वहाँ पर, और वर्किंग जो पीरियड है वो क्या रहा है आपका, ठीक है। सपोज करें 1 जुलाई 2022 से करंट तक आपने किया है काम, तो वो चीज़ आप इसमें मेंशन करेंगे वर्क एक्सपीरियंस में। उसके बाद अगर आपने जो डेट्स मेंशन कर दिए कब से अब कब तक काम किया, तो उसके बाद आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपकी जो भी आपने कंपनी में काम किया या संस्थान में काम किया उसमें आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, डेली बेसिस पर आपको कौन सी टास्क अलॉटेड होती थी। तो एक थोड़ा सा आपको पॉइंट्स बनाकर उसमें लिखने रहेंगे कि यस ये मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो मैं वहाँ पर किया करता था। इससे जो भी इंटरव्यूअर होता है उसके सामने एक जो मैप प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ यार ये कैंडिडेट ने इतना काम किया हुआ है और ये इतने काम इस चीज़ को आते हैं, मतलब इन जो भी कैंडिडेट है उसको आते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है एजुकेशन। वर्क एक्सपीरियंस आपने मेंशन कर लिया। वर्क एक्सपीरियंस के बाद हम आते हैं एजुकेशन पर।
एजुकेशन में हमें एक टेबल टाइप बना कर लेना चाहिए। टेबल टाइप जैसे आपने क्या क्या किया हुआ है, 12th आपने कहाँ से किया हुआ है, कौन से स्कूल से किया हुआ है, क्या परसेंटेज रहा है, उसके बाद कॉलेज आपने क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया हुआ है आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया हुआ है। तो एक टेबल फॉर्मेट में हमें बता देना चाहिए और किस तरीके से हमने कहाँ से क्या किया है और कौन से ईयर में बना लेना चाहिए। अगर टेबुलर फॉर्मेट जो रहता है तो टेबुलर फॉर्मेट में ईजिली समझ में आ जाता है कि कौन कौन से ईयर में इसने कौन सी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ली है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर जब भी आप अपने एजुकेशन के बारे में अगर जो है बताएं रिज्यूम के अंदर, तो वो एक टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। टेबुलर फॉर्मेट जो होती है सामने इंटरव्यूअर को समझने में बहुत मदद करती है। इसके बाद जो है हमारा पॉइंट है एजुकेशन का जो लिख लिया है, इसके बाद है हमारा पॉइंट है स्किल्स। एजुकेशन आपने लिख दिया है कि कहाँ से आपने कितनी एजुकेशन की है। उसके बाद है हमारे पास स्किल्स, आपके पास क्या क्या स्किल्स है। स्किल्स को दो चीज़ों में डिफाइन करें, एक तो टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल स्किल्स आपके पास क्या क्या है और नॉन टेक्निकल स्किल्स क्या क्या है, वो आपको सारी यहाँ पर लिखनी रहेगी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि टेक्निकल स्किल्स में क्या क्या लिख सकते हैं, नॉन टेक्निकल स्किल्स में क्या लिख सकते हैं। जैसे टेक्निकल स्किल्स आपने यहाँ पर मेंशन कर दी और एक हो गई नॉन टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स अगर आपको आती है, जैसे कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी आपको काम आता है, वर्ड आता है, एक्सेल आता है या पीपीटी आता है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकें। नॉन टेक्निकल स्किल्स जैसे आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आप टेलीकॉलिंग कर सकते हैं, या मार्केटिंग अच्छी है, या फिर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं। तो ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ये चीज़ें हो जाती हैं जो स्किल्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो हमें जो भी स्किल्स जो होती हैं वो अच्छे से इसमें मेंशन कर लेनी चाहिए कि हमारे पास क्या क्या स्किल्स है, और उसके अकॉर्डिंग हम जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को इसमें डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, इसमें 7th जो आपका पॉइंट रहता है वो रहते हैं अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स। यहाँ लिख लेते हैं एक बार हम, 7th जो पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर वो अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, यानी आपने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अपने जो एकेडमिक जो ईयर रहे हैं उनमें क्या अचीव किया है, या फिर आपने जो पास्ट जो एक्सपीरियंस है आपका, जो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है उसमें कुछ अचीवमेंट मिला है या कुछ अवार्ड्स मिले हैं, तो वो आपको पूरे के पूरे इसमें अपने रिज्यूम में जो है वो मेंशन कर लेना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं कि यूज़ ऑफ मैट्रिसेस। मैं यहाँ लिख देता हूँ 8th पॉइंट जो है उसमें है यूज़ ऑफ मैट्रिसेस। यूज़ ऑफ मैट्रिसेस मतलब ये होता है कि जो भी मतलब आपने काम किया है या रिज्यूम में जो भी आप चीज़ें बता रहे हैं उनको एक मैट्रिक्स फॉर्म में जो है, मैट्रिक्स फॉर्म में वो आपको मतलब लिखना चाहिए। जैसे क्वांटिटेटिव उसमें आपकी अप्रोच होना चाहिए, एग्जैक्ट फिगर्स आप उसमें बताएं, परसेंटेज उसमें बताएं, इस तरीके का जो है आपको मैट्रिसेस जो है अपने रिज्यूम में लेना चाहिए। बढ़ते हैं हम 9th पॉइंट की तरफ। 9th पॉइंट है रिलेवेंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ 9th पॉइंट है रिलेवेंस। ठीक है, मैं हमेशा यही कहता हूँ, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर देखेंगे, अगर रिज्यूम किस तरीके से बनाना चाहिए, तो उसमें रिलेवेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रिलेवेंसी मतलब जो जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो रिज्यूम उसके रिलेवेंट होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप मतलब जैसे अकाउंटिंग की जॉब के लिए रिज्यूम बनाकर लेकर जा रहे हैं और रिज्यूम में आपने जो बताया हुआ है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का सारा चीज़ें बताया हुआ है, ऐसा नहीं है। रिलेवेंसी होना चाहिए, तो हमेशा रिलेवेंट रिज्यूम बनाएं। और अगर आपको लगता है कि आप अलग अलग जो है कंपनीज में ट्राई करते रहते हैं अलग अलग जॉब प्रोफाइल या डेजिग्नेशन के लिए, तो आपको उसमें रिज्यूम में चेंजेस कर लेना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट या फिर एज पर जो भी जिस फील्ड में भी वैकेंसी निकली है उसके अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा जो पॉइंट है 9th पॉइंट है, ये इसमें रिलेवेंसी आपको चेक कर लेनी चाहिए, तो रिलेवेंस आपका होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है प्रोफेशनल समरी जो है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोफेशनल समरी जो है वो आपको इसमें
लिख लेनी चाहिए। प्रोफेशनल समरी यानी आपने मतलब पास्ट इतने टाइम में क्या क्या किया है और क्या क्या अचीव किया है, उसके बारे में आप अपना कुछ डिटेल जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि हाँ मैंने इस कंपनी में काम किया है। और प्रोफेशनल समरी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी रिज्यूम में, क्योंकि वो एक समराइज़ कर देता है आपको। समराइज़ मीन्स जो भी आपने पिछले 4 साल 5 साल अगर कहीं जॉब की है, नौकरी की है, तो उसका आप एक बार प्रोफेशनल समरी ज़रूर बता दें। समरी किस तरीके से बता दी कि भाई आपके जो प्रीवियस प्रोफाइल थी उसमें आपने क्या डेजिग्नेशन था, कब से कब तक था, अभी क्या क्वालिफिकेशन है, इस तरीके का थोड़ा सा आपको उसमें समरी बनाकर लिख देना चाहिए। तो एक ये बहुत ही बेनिफिट होता है रिज्यूम में, एक तरीके से आई कैचिंग होता है। जो भी इंटरव्यूअर होता है उसको एक बार में ही पूरा समरी दिख जाता है कि आपने क्या किया हुआ है, कहाँ से किया हुआ है और इतने टाइम से आप क्या कर रहे थे। तो इस चीज़ का ये जो है टैब प्रोफेशनल समरी जो है वो आप लगा सकते हैं इसमें, और हमेशा मैं तो कहता हूँ लिखना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा जो है हम इसमें प्रोफेशनल रेफरेंस भी लिख सकते हैं। जैसे प्रोफेशनल रेफरेंस की बात करें हम, तो प्रोफेशनल रेफरेंस में वो चीज़ें आती हैं जैसे आपने पिछली कंपनीज में जो काम किया है वो किसके अंडर में किया है, या फिर किसकी गाइडेंस में किया है, या आपके बॉस कौन थे, तो या फिर कोई भी रेफरेंस, ज़रूरी नहीं कि आपके बॉस हो, आपके कलीग जो है। तो एक तरीके से प्रोफेशनल रेफरेंस काम करते हैं। अगर जिस कंपनी में भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी में अगर जो है अगर वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो प्रोफेशनल रेफरेंस से मतलब आपकी जो है वो बात करा सकते हैं। 12th पॉइंट जो है हमारा वो है रिव्यू। जब भी एक बार हम रिज्यूम बनाएं तो उसको हमें हमेशा रिव्यू कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिव्यू। जब भी एक बार हमारा रिज्यूम बन जाए तो उसको एक अच्छी तरीके से रिव्यू कर लेना चाहिए कि कहीं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो या ना हो, जो फॉर्मेट हो वो अच्छी तरीके से हो, और उसको जस्टिफाई हम जरूर कर दें। वर्ड फाइल में जब भी हम बनाते हैं तो जस्टिफाई करना भूल जाते हैं, और जो लाइंस के बीच में स्पेसिंग है, फॉन्ट्स जो हैं, उनको एक बिल्कुल हमें रिव्यू कर लेना चाहिए। और उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब आपने रिज्यूम में अगर बनाया है, अगर आपके पास जो रिज्यूम है वो पूरा एरियल ब्लैक में बनाया तो पूरा रिज्यूम एरियल ब्लैक में, ऐसा नहीं कि नीचे जाके कैलिब्री में हो गया, टाइम्स न्यू रोमन में हो गया। तो कंसिस्टेंसी भी हमें चेक कर लेना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिव्यू। कुछ चीज़ें हैं जो मिस हो जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें रिव्यू में एक बार चेक कर लेनी चाहिए। तो 13 पॉइंट जो है वो है हमेशा हमें जो रिज्यूम है वो PDF फॉर्मेट में भेजना चाहिए। ये मैं लिख देता हूँ PDF फॉर्मेट, और जो 14 पॉइंट है मैं वो इधर लिख दूंगा। यहाँ पर हमारा 13 हो गया है, 14 पॉइंट जो है वो हम यहाँ लिख देंगे। 14 पॉइंट है फीडबैक का, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, पहले PDF फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी हमारा रिज्यूम होता है उसको हम हमेशा किसी भी कंपनी में अगर हमें भेजना है तो हमेशा उसको PDF फॉर्मेट में ही हमें भेजना चाहिए, जिससे ना तो उसके अलाइनमेंट बिगड़ते हैं या सेटिंग्स बिगड़ती है, ना उसके फॉन्ट्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं। तो जब भी आपको किसी भी कंपनी में अगर अपना रिज्यूम ईमेल डालना है तो ऑलवेज प्रेफर PDF फॉर्मेट। PDF फॉर्मेट में जो भी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो है वो सेटिंग्स चेंज नहीं होती, फॉन्ट्स चेंज नहीं होते, साइज चेंज नहीं होती, तो ऑलवेज प्रेफर PDF फॉर्मेट। तो ये हमारा था 13 पॉइंट। इसके अलावा हम जो आते हैं 14 पॉइंट फीडबैक। जब भी किसी कंपनी में आप अगर रिज्यूम डालें या किसी भी HR से मिलें, रिज्यूम दें, तो हमेशा ध्यान रहे कि उसका हमें फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीडबैक लेने से ही हमारे जो रिज्यूम है उसका इवेल्यूएशन पता पड़ता है कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या कमी नहीं है। अगर आपको जवाब नहीं आता है तो HR से या इंटरव्यूअर से आपको एक बार पूछना चाहिए कि क्या फीडबैक है सर और क्या चीज़ की कमी है। उससे आपको पता चलता है कि आपका आने वाली ज़िंदगी में क्या एक्शन प्लान है, आपको क्या करना है। तो इस तरीके से आपको एक फीडबैक जो है, जहाँ भी अगर रिज्यूम लगाएं तो फीडबैक ज़रूर हमें लेना चाहिए। तो ये था आज का हमारा जो है वीडियो था, जिसमें हमने आपको 14 पॉइंट्स में बताया है कि रिज्यूम जो है वो किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर रिज्यूम को बनाकर हम किस तरीके से एक अच्छी जॉब जो है वो ले सकते हैं। तो उम्मीद है आज का जो हमने ये वीडियो बनाया है वो आप सबको पसंद आया होगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपना आने वाला रिज्यूम जो है वो बनाने वाला है। इसका अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो डायरेक्ट आपको वर्ड फाइल पर बताएंगे कि किस तरीके से रिज्यूम जो है वो बनने के बाद दिखना चाहिए। पूरा एक PDF फॉर्मेट जो है
हम जब भी नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें इसी स्क्रीन पर आपको एक मैं PDF फॉर्मेट बताऊंगा जिसमें लाइन टू लाइन किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लिखना चाहिए। तो ये हमारा वीडियो था, इसमें 14 पॉइंट्स हमने बताया कि आपका रिज्यूम बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर भी कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।